समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने का पर्व गणतंत्र दिवस, रामचंद्र जानगढ़ा। बादली स्थित चौ धीरपाल राजकीय महाविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जानगढ़ा ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज और परेड की सलामी ली। मॉडर्न हरियाणा न्यूज बादली उपमंडल में देश का 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास, गरिमा एवं भव्यता के साथ आयोजित किया गया। उपमंडल स्तरीय समारोह बादली स्थित चौ धीरपाल राजकीय महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जानगढ़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण करते हुए सलामी ली। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आज से 76 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसके माध्यम से देशवासियों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्राप्त हुआ। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस प्रत्येक नागरिक को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण हेतु निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों के बलिदानों को स्मरण करते हुए कहा कि इन्हीं के त्याग से भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चहुमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज देश ने न केवल आधुनिक मिसाइल तकनीक विकसित की है, बल्कि चंद्रयान, सूर्ययान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशनों को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बना है, जो प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सबका साथ, सबका विकास तथा हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल प्रारंभ किया गया है, जिससे फसल बिक्री के साथ साथ कृषि योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करना सरल हुआ है। उन्होंने बताया कि पराली जलाने की समस्या के समाधान हेतु कैथल, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में बायोगैस परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जिनसे 49.8 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। पराली प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु 412 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। राज्य में 1,54,985 एकड़ सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि का सुधार किया गया है। साथ ही 330 गौशालाओं में 2.0 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट तथा 430 मेगावाट क्षमता के भूमि आधारित सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देशभक्ति की थीम पर प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समूचे वातावरण को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों एवं नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों तथा सरकारी विभागों में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर रमन गुप्ता, डीसीपी मयंक मिश्रा ने मुख्य अतिथि को अशोक स्तंभ स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर रिटायर्ड एसीपी नारायण सिंह धनखड़, ब्लॉक समिति चेयरमैन निर्मला, पार्षद प्रतिनिधि अंकुर गुभाना, मंडल अध्यक्ष अमित गुभाना, रमेश कुगडोला, सरपंच आनंद गुलिया, प्रवीण जानगढ़ा, हवा सिंह मलिक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से एसीपी प्रणय, तहसीलदार श्रीनिवास, बीडीपीओ सुमित बेनीवाल, चौ धीरपाल राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मेजर आनंद कुमार, एसएचओ सुरेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। समाप्त हो चुका है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय
मंच की ओर प्रस्थान करते हुए सभी अपने स्थान पर बैठे रहें और अनुशासन बनाए रखें। मैं चाहूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, जो अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। सबसे पहले मुख्य अतिथि जी श्री रामचंद्र जांगड़ा, सांसद, राज्यसभा का संबोधन। सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, उपमंडल के अधिकारी, पत्रकार एवं सहायकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, 77वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को भी नमन करता हूँ, जिनके बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान में हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। इसी दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस अवसर पर मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही आज एक गणराज्य, भारत एक गणराज्य कहलाता है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ा संघर्ष किया। भाई और बहनों, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं, कर्मठ किसान मजदूरों, कारीगरों तथा वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान की। आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। आज देश ने मिसाइलों ही नहीं बनाई, बल्कि चंद्रयान, सूर्ययान और मंगलयान जैसे मिशन भी सफलतापूर्वक संचालित किए। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हरियाणा ने भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हरियाणा वासियों की याद में अम्बाला में स्वतंत्रता संग्राम स्मारक बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों में भी हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी नीतियों और योजनाओं का देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां नौजवान हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के अनेक सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों के जवानों तथा अग्निवीरों की अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। अग्निवीरों के लिए सीधे भर्ती में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1984 के दंगा पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक शहीदों के 418 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां प्रदान की गई। भाई और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका
गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया है सर, क्या कुछ लगा आप बादली आए? देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ हमारा 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इसी दिन हमारे देश के अंदर जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान के माध्यम से लागू की गई। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। और हमें कहते हुए गर्व है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में कितनी बार सत्ताओं का परिवर्तन खून खराबे के माध्यम से हुआ, लेकिन भारत के स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में कभी भी कोई ऐसा अशुभ काम, अशुभ समाचार नहीं मिला कि कहीं कोई खून खराबे के माध्यम से या किसी क्रांति के माध्यम से कभी कोई सत्ता का परिवर्तन हुआ। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने जिन मूल्यों की रचना की थी, पूरे देश ने उन मूल्यों के ऊपर चलते हुए वोट के माध्यम से ही सत्ताओं की अदला बदली की है। हमारे देश में कभी कोई खूनी क्रांति या किसी किस्म का उपद्रव नहीं हुआ। ये हमें अपने देश के ऊपर, इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर गर्व है। आज हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे प्रथम अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। चौथी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं और 2026 तक प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत दुनिया का विश्वगुरु होगा, भारत दुनिया का सिरमौर देश होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो ट्रांसफॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी का जो सिद्धांत दिया, उसका अनुकरण करते हुए 2014 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो बने, प्रथम बार भाजपा के नेतृत्व में अपने हरियाणा में सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले हरियाणा में टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तन की शुरुआत की और आज पूरे देश के बहुत से राज्य उसका अनुकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बार बार हरियाणा प्रदेश की जो पारदर्शिक व्यवस्थाएं हैं उनकी सराहना करते हैं, पूरे देश को उसका उदाहरण देते हैं। आज हमारा हरियाणा प्रदेश हमारे बहुत ही शालीन और भद्र और ईमानदार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चहुँ और विकास की तरफ बढ़ रहा है और पूरा हरियाणा जैसा दूध दही का हरियाणा होता था उसी की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है। और हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि आज भारत के जो ओलंपिक में, एशियाड गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में कहीं भी कोई प्रतियोगिता होती है, चाहे एथलेटिक्स की हो चाहे अन्य गेम्स की हो, तो उसमें जो भारत के मेडल आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं। और हमें सबसे बड़ी गर्व की बात यह थी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडल हमारी बेटियां लेती हैं। तो हरियाणा आज जो प्राचीन सभ्यता का प्रदेश है, 8000 साल पुरानी हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष आज राखीगढ़ी के अंदर मिल रहे हैं। तो वही हरियाणा जो देशों में देश हरियाणा दूध दही का खाना कहते थे, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। और इसी प्रकार हमारा देश जो है एक विश्व गुरु की होने की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। तो मैं आज़ादी अपने गणतंत्र दिवस के 77वें दिवस पर अपने तमाम जहाँ पर बादली क्षेत्र में मैं झंडा फहराने के लिए आया हूँ, उस क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है, विशेष तौर पर इस भूमि को नमन करते हुए उनको बधाई देता हूँ गणतंत्र दिवस की। अपने प्रदेश के वासियों को भी बधाई देता हूँ और अपने देश के वासियों को भी बधाई देता हूँ। सर, चुनाव आने वाले हैं राज्यसभा के, सर पार्टी फिर रिपीट कर सकती है क्या आपको? देखिए, हम तो पार्टी की सिपाही हैं। जो पार्टी आदेश देती है, जिस मोर्चे के ऊपर भेजती है, जिस चौकी के ऊपर भेजती है, वहीं जाके अपनी ड्यूटी देते हैं। जो पार्टी का आदेश होगा उसी की हम पालना करते हैं। जयराम जी पर बड़ा विवाद चल रहा है सर, महात्मा मनरेगा का जो नाम बदल दिया पार्टी ने। देखिए, विवाद का तो ये विषय ही नहीं है। महात्मा गांधी का नाम बदलने की कोई मंशा सरकार की नहीं है। सरकार की मंशा ये थी कि मनरेगा में जो भ्रष्टाचार की बू आती थी और रिपोर्ट आती थी पूरे देश से कि मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, बल्कि ये पैसा कुछ करप्ट अधिकारियों या ठेकेदारों या अन्य जनप्रतिनिधि जो गांव के होते हैं उनकी जेबों के अंदर जा रहा है। मशीनों से काम करवा लिया जाता है, झूठे में स्टोर भरे जाते हैं
और मजदूरों के नाम से पैसा एक ग्रैबिंग हो रही है, पैसे की लूट मार हो रही है। ये रिपोर्ट पूरे देश से प्रधानमंत्री के पास जाती थी, तो उन्होंने इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाए हैं और इसका नाम जी राम जी। अब राम जी तो इसके तो भगत हम सभी हैं, पूरे देश के आराध्य देव हैं। और महात्मा गांधी जी विशेष तौर पर उनकी तो सुबह की प्रार्थना जब शुरू होती थी तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान, इन शब्दों के साथ उनकी गांधी की प्रार्थना सभा होती थी। तो राम तो महात्मा गांधी से भी बड़े हम सब के आराध्य देव हैं। तो इसमें किसी का कोई अपमान या किसी को डिग्रेड करने की बात नहीं है। महात्मा गांधी की तो किसी बात का अनुकरण कांग्रेस ने किया ही नहीं। अगर उनकी बातों का अनुकरण करते तो देश में भ्रष्टाचार नहीं होता। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक भी कहा था कि कांग्रेस का काम आज़ादी तक था जो ख़त्म हो गया है, अब इसमें ऐसे लोग आगे हैं जो भावी देश के भविष्य के लिए सही नहीं है और कांग्रेस को तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो उसी दिन महात्मा गांधी की बात मान लेते तो देश में भ्रष्टाचार ना होता। तो इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं, 100 दिन की बजाय 125 दिन की रोज़गार की गारंटी दे दी। उसके साथ साथ जियो टैगिंग, जीआई मतलब जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन रहेगी हर मजदूर की, वो कहाँ पर काम कर रहा है। और केवल मात्र ऐसे काम होते थे पहले, कहीं कीचड़ बंद किया दिखा दिया, गांव की गोर गोंडी जिसको बोलते हैं उसके अंदर कीचड़ था, मिट्टी भर दी, कहीं तालाब खोदा दिखा दिया, कहीं गली बनी दिखा दी। लेकिन नहीं, अब जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ढांचे बनते हैं, कहीं स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, कम्युनिटी सेंटर बनता है, यूनिवर्सिटी बनती है, वहाँ भी इस जी राम जी के माध्यम से मजदूर काम कर सकेंगे। अधिकारी डरेंगे जी राम जी से और पारदर्शिता से काम करेंगे, ये कहना आपका? अब पारदर्शिता का काम ये है कि एक तो जीआई टैगिंग रहेगी, जो मजदूर की जनरल जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन रहेगी। और एक और जो किया है इसमें, पहले 90% पैसा भारत सरकार देती थी, 40% प्रदेश सरकारें देती थी। वो व्यवस्था यूनियन टेरिटरीज में और पूर्वोत्तर के राज्यों में तो यूं की यूं रखी है जी कि 10% वो राज्य देंगे, बाकी 90% केंद्र देगा। जी। लेकिन जो अन्य जो राज्य हैं उनमें 40% राज्य का कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन 40% राज्य का कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी सरकार ने इसके बजट को बढ़ाया है, जो केंद्र सरकार जो राशि देगी, क्योंकि मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ा दी। और साथ के साथ 40% जब राज्य का कंट्रीब्यूशन होगा तो राज्य भी इसकी मॉनिटरिंग करेगा। वरना तो एक आदमी के दिमाग में आ जाती है, किसी के भी यार बाहर का पैसा है, ठीक है, जैसा हो रहा है हमें क्या है, तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो अब राज्य भी जब 40% पैसा कंट्रीब्यूट करेगा तो वो मॉनिटरिंग करेंगे और भी बेहतर व्यवस्थित रूप से मजदूर के खाते में पैसा जाएगा, उसको सही मजदूरी मिलेगी। इसमें नाहक उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जी। तो कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, पीछे दिनों उन्होंने मुद्दा चलाया कि ईवीएम मशीनें हैक कर ली गई हैं। अब जब पूरी तरह से साइंटिफिक रिपोर्ट भारत के इलेक्शन कमीशन ने दे दी कि कोई ताकत नहीं जो ईवीएम मशीन को हैक कर ले, तो फिर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगे कि वोट चोरी होने लगी। अब देश के अंदर अगर इन्फिल्ट्रेटर हैं, घुसपैठिए हैं और उनकी अवैध वोट हैं तो वो तो देश से बाहर जाएंगे। गृह मंत्री जी कह चुके हैं, नहीं बख्शेंगे हम किसी को भी, अवैध मतदाताओं को नहीं रहने देंगे। अगर अवैध मतदाताओं के माध्यम से अगर कोई सत्ता में आएगा तो फिर वो काम भी अवैध ही करेगा जी। तो इसलिए अब इसके ऊपर चिल्ला रहे थे, अब ये मनरेगा के ऊपर चलाने लग गए। कोई मुद्दा उनके पास दो प्लान बीत गए, 2 प्लान चले गए सरकार के। उसके बाद मनरेगा की जो है जी राम जी लाए हैं आप, और बाद में समझ में आई सरकार को कि बाद में नहीं समझ हाँ, आई। मैं आपको बताता हूं, भ्रष्टाचार तो था पहले। हर काम की ग्रेजुअली डेवलपमेंट होती है। अब जैसे देश के सामने बहुत बड़ा मुद्दा था धारा 370 का जी। धारा 370 समाप्त हुई। बहुत बड़ा मुद्दा था मुस्लिम समाज में महिलाओं के शोषण का जी। 3 तलाक प्रथा खत्म हुई। बहुत बड़ा मुद्दा था देश में स्वदेशी कानून का, 1861 का आईपीसी लागू था, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। दंड देने के लिए तो अंग्रेजों ने दंड संहिता बनाई थी, हमारा तो न्याय का काम होना चाहिए था। तो न्याय संहिता बनी, दंड संहिता समाप्त हुई, नए कानून देश में आए। बहुत बड़ा मुद्दा था, गरीब आदमी के लिए चैलेंज
मनरेगा के माध्यम से सही मकसद पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर सुधार आ गया, तो हर सुधार ग्रेजुअली हुआ है। थैंक यू सर।